नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के तुरंत बाद उसके उल्लंघन के लिए दोनों देशों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड को त्यागने पर बल दिया। सरकार ने तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। मौसम विभाग का अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का पूर्वानुमान। और एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में इंग्लैंड ने लीड्स के हेडिंग्ले में पहले टेस्ट के आखिरी दिन भारत के खिलाफ 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट पर 263 रन बना लिए हैं। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिका और कतर की भूमिका की सराहना की है। भारत ने यह दृष्टिकोण दोहराया कि क्षेत्र में जारी संघर्षों का समाधान करने के लिए बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इन प्रयासों में योगदान के लिए तैयार है और उम्मीद करता है कि सभी संबंधित पक्ष निरंतर शांति और स्थिरता की दिशा में काम करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान दोनों की आलोचना करते हुए उन पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से कहा है कि वे ईरान की ओर जा रहे इजरायली विमानों को वापस बुलाएं। As soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. When I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के बाद ईरान पर आगे के हमलों को रोक दिया है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश भी जब तक युद्ध विराम का सम्मान करेगा जब तक इजरायल इसका सम्मान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और ईरानियों के हित की रक्षा करेगा। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों पक्षों ने नए हमले शुरू कर दिए और एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत आज दोपहर ईरान से 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों समेत कुल 286 लोग दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा कि सरकार इन यात्रियों को हर तरह की मदद और सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ईरान से आने वाला ये 11वां जत्था है और अब तक 2580 लोग भारत आ चुके हैं। Our government is always committed to provide all kind of help, assistance in the time of need, especially the people in distress. And this is the 11th batch we are bringing from Iran. The total number of evacuees from Iran stands 2,580, and by 3 flights from Israel, we brought 594 our Indian nationals, along with 6 nationals from the neighboring countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारतीय नीति के बारे में विश्व को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री देश के 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई भी स्थान अब सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड त्यागने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों और संस्थाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। पेइचिंग में आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों को
संबंधित सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार करने और आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री डोभाल ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS और उनके सहयोगियों सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी गुटों से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें से कई पाकिस्तान सरकार के समर्थन से संचालित होते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और अन्य सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को अधिकृत किया है। यह सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय पहले की प्रणाली से बदलाव का प्रतीक है, जिसमें 2 या अधिक सेनाओं से संबंधित निर्देश और आदेश सेना की प्रत्येक टुकड़ी द्वारा अलग अलग जारी किए जाते थे। संयुक्त आदेश का उद्देश्य तीनों टुकड़ियों की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के आतंकवाद रोधी अभियानों में उसकी तैयारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आपातकालीन खरीद तंत्र के माध्यम से 13 रक्षा सौदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस खरीद में 2000 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परिव्यय के लिए 1981 करोड़ रुपए की राशि के अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना था। नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने यह टिप्पणी की। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इस बात को याद रखें कि देश के लोकतंत्र के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन, करियर और परिवारों का बलिदान दिया था। श्री शाह ने कहा कि देश ने यह लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि लोग तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उस समय देश के लोगों को केवल स्वतंत्र होने के विचार के कारण सलाखों के पीछे डाल दिया गया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर एक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन कल किया जाएगा। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार झेले। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के दौरान संसद ने कई संवैधानिक संशोधन पारित किए, जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जांच कमजोर हो गई। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। शाह जांच आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 26,000 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया और संसदीय और न्यायिक कार्रवाई को सेंसर किया गया और अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज कहा कि हाल ही में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश भेजा जाएगा। एयर इंडिया का लंदन जाने वाला विमान इस महीने के शुरू में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी।
इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख हवाई अड्डों का समग्र निरीक्षण किया है। इसमें देश के विमानन तंत्र में कई खामियां पाई गईं। महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक के नेतृत्व में 2 दलों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर रात और तड़के निरीक्षण किया। इसमें उड़ान संचालन, हवाई यातायात नियंत्रण, संचार और निरीक्षण प्रणाली तथा उड़ान पूर्व चिकित्सीय मूल्यांकन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। सभी खामियों के बारे में संबंधित संचालकों को बता दिया गया है ताकि वे 7 दिन के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कहा है कि अग्रिम दावों के बारे में स्वतः निपटान राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। ये राशि लाभार्थियों को 72 घंटे के अंदर ही प्रदान कर दी जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये कदम लोगों के हित में है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान हेराफेरी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया विकेंद्रीकृत ढंग से आयोजित हुई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने सभी चुनावों के आयोगों ने सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए श्री गांधी को आमंत्रित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में कोयला संबंधी लॉजिस्टिक और परिवहन प्रणाली की दक्षता की समीक्षा की। इस बैठक में साइलो लदाई अवसंरचना में तेजी लाने पर ध्यान दिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 2 दिन में मानसून पहुंचने और मौसम के बेहतर होने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार को यह जानकारी देते हुए भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि अगले 36 घंटों में मानसून दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। The condition continue to remain favorable for advance of southwest monsoon over more parts of Rajasthan, remaining parts of Punjab, Haryana, and also national capital Delhi during next 36 hours. Very heavy and extremely heavy rainfall up to 200 millimeter and more has been observed over mainly Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Gujarat region, and Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में रतलाम और भोपाल में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित राज्य के 31 जिलों में वर्षा की संभावना जारी की है। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल जारी है। 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 269 रन बना लिए हैं। उन्हें जीत के लिए अभी 102 रन की और आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के तुरंत बाद उसके उल्लंघन के लिए दोनों देशों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड को त्यागने पर बल दिया। सरकार ने तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का पूर्वानुमान। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट पर 269 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संदेश